नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की विशेष खबरों का। उत्तराखंड सरकार की ओर से रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से नए स्थापित उद्योगों के प्रतिनिधि समेत तमाम 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के कई गणमान्य लोग यहां मौजूद रहेंगे। आयोजन का मकसद प्रदेश में निवेश की मौजूदा स्थिति जनता के सामने रखना है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ हुए एमओयू पर अब जमीनी स्तर पर हम उसको देख सकते हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ चुका है। इसको लेकर धामी सरकार 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जश्न मना रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू को लेकर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसी के साथ साथ उत्तराखंड जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका सीधा मकसद जो है वो इन्वेस्टर्स को लुभाना है जो कि उत्तराखंड में निवेश करें और वहां की तमाम विकास योजनाओं में योगदान दें। इसी को लेकर लगभग 3000 से अधिक उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्ति जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो रुद्रपुर में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। एमओयू जो हस्ताक्षरित हुए हैं उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रही हैं, जहां आज वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर तमाम इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, उन्होंने पहले तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया था और आज वो इस बैठक में शामिल भी होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें आपको कि इसका सीधा मकसद उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम होने जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्या कुछ खास ये कार्यक्रम है और किस तरह उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देगा ये खास कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल पहली बार उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट के बाद जिस तरीके से ग्राउंड सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 1:15 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे कार्यक्रम में और भव्य तरीके से धामी सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है ताकि आम जनता तक भी ये बात पहुँचाई जाए कि जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी और एमओयू उसमें हुए थे, अब धरातल पर जो है वो जो एमओयू के तहत जो निवेश है वो धरातल पर उतर रहा है, वो ग्राउंड पर उतर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी जी हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि सरकार ने जब 7-8 दिसंबर को 2023 में इन्वेस्टर्स समिट किया था तो कई लोग सवाल उठा रहे थे कि इन्वेस्टर आ जाते हैं लेकिन एमओयू हो जाते हैं लेकिन धरातल पर निवेश नहीं उतर पाया। अब धरातल पर निवेश उतरा है, सरकार ने इसको भी यादगार बनाने की कोशिश की है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, जब ये इन्वेस्टर समिट आयोजन हुआ था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय से ही उनके बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि जो सिर्फ कागजों तक ये एमओयू न रहे, इसकी ग्राउंडिंग होनी चाहिए, इसका धरातल पे इसको दिखना चाहिए। उस समय 3,40,000 करोड़ के आसपास के एमओयू हुआ था और लगातार उनके द्वारा समीक्षा भी की जाती रही। तो 1 लाख करोड़ तक का जो धरातल पर निवेश उतर चुका है और उसमें लोगों को जो रोजगार मिल रहा है
जो उत्पादन है, उत्पादकता बढ़ रही है। और साथ ही साथ चूंकि 1 लाख करोड़ के आंकड़ा को पार किया, तो एक ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पलायन की दृष्टि से, रोकने की दृष्टि से, रोजगार सृजन की दृष्टि से और राज्य की आय बढ़ाने की दृष्टि से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग एक अच्छी ग्राउंडिंग है और अच्छा आंकड़ा है, और इसका लाभ राज्य को निश्चित रूप से मिलेगा। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इससे पहले भी इन्वेस्टर समिटें उत्तराखंड में हुई है, लेकिन ये पहला मौका है जब ग्राउंडिंग सेरेमनी की जा रही है। लगता है कि सूचना महानिदेशक भी आप हैं, इसलिए लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाए कि आखिरकार सरकार जो काम करती है वो धरातल पर भी उतरता है। नहीं, देखिए, अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस रहता है, जैसा मैंने बताया, कि रिवर्स पलायन की तरफ हम कैसे बढ़ें और लोगों को रोजगार सृजन कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार कैसे बढ़े। तो 40 से ज़्यादा जो नीतियां हैं वो संशोधित की गई और उनको जो रोजगार है उससे जोड़ा गया और उसको इतना सुविधाजनक बनाया गया, उसमें इतनी सब्सिडी का अच्छा खासा प्रावधान किया गया कि लोग अपने रोजगार की तरफ भी बढ़ें और साथ ही साथ यहाँ उद्योग भी आएँ, ताकि लोगों को दूसरे तरीके से रोजगार भी मिले। उसका एक अच्छा परिणाम मिला। अगर आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना देखें या पर्यटन की योजना देखें, एप्पल मिशन जो शुरू किया गया उसकी नीति देखें, या जो पॉली हाउस लगाया जा रहा है, उसमें सब्सिडी दी जा रही है उसको देखें, मत्स्य पालन को देखें, तो कुल मिलाकर के जो एक अच्छी सब्सिडी और अच्छा प्रोविजन किया गया नीतियों में, उसका प्रभाव समय के साथ अब दिख रहा है। तो एक बड़ा जो हम कहें कि निवेश उत्तराखंड में आया है, उसको लेकर के आज ग्राउंडिंग सेरेमनी हो रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी जी, उनका भी साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2023 में जब 7-8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उस दौरान ये ऐलान कर दिया था कि जो निवेश उत्तराखंड में हुए हैं उन्हें धरातल पर भी उतारा जाएगा। और उसी का परिणाम है कि जो आज MOU उस समय हुए थे और ग्राउंडिंग जो है वो धरातल पर उतरी है, उसी के तहत आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इसमें पहुंचने वाले हैं। 1:15 बजे जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और फिर ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और अमित शाह का संबोधन भी इस दौरान होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी जो है इस दौरान होगा। कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक झलक है उत्तराखंड की, वो भी जो है दिखाने की कोशिश जो है वो होगी। और जो ये सांस्कृतिक टीम यहाँ पर ठीक सामने बैठी हुई है, वो यहाँ पर तैयारी अभी रिहर्सल कर रही है। तो जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनका जो स्वागत होगा वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अंदाज में होगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो ये मंच बनाया गया, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो निवेशक हैं, बड़ी तादाद में निवेशक भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम की ये जो तस्वीरें हैं, ये झलकियां हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके आगमन को लेकर जो है वो तैयारियां भी जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद की गई है। और इस दौरान जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो गृह विभाग के तहत उत्तराखंड में कुछ जो है कुछ कामों का जो है वो लोग शिलान्यास भी इस दौरान करने वाले। तो कुछ सौगातें भी जो है इस दौरान अमित शाह उत्तराखंड को देने वाले हैं। जी मनीष, क्योंकि जब हमने देखा नीति आयोग की जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो उत्तराखंड के लिए विशेष चीज़ों की मांग हमने देखी और उसके बाद MOU साइन भी हुए। हमेशा से निवेश को लेकर उत्तराखंड में तमाम निवेशकों का रुझान रहता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ आ रहे हैं, तो कहें कि उत्तराखंड में निवेश और बढ़ेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम उसके लिए बहुत सफल साबित होगा। बिल्कुल, जब इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुई थी तो उस समय भी कई केंद्रीय मंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इन्वेस्टर समिट में पहुंचे थे। और तमाम लोगों से उत्तराखंड में जो है इन्वेस्ट को लेकर अपील भी यहाँ पर लगातार सरकार करती है। और ये भरोसा जो है उत्तराखंड सरकार दिलाती है कि यदि आप उत्तराखंड में निवेश कर रहे हैं तो ये आपका बेहतर कदम उद्योगों के लिए, क्योंकि 24 घंटे जो है वो बिजली देने का काम उत्तराखंड करता है। ये चीज़ें जो है वो सारे उद्योगपतियों के सामने जो है वो
सरकार रखती है। साथ में जो कठिनाइयां पहले उद्योग लगाने में आती थी, पॉलिसियों को भी जो है वो धामी सरकार के द्वारा बदला गया, उन्हें आसान किया गया ताकि ज़्यादा दिक्कतें उद्योग लगाने में जो है वो लोगों को न हो, जो उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो उद्योगों को उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और जो जिस तरीके से 1000 करोड़ से ज़्यादा के जो आज ग्राउंडिंग यहाँ पर होनी है, अलग अलग विभागों के तहत जो है वो ये ग्राउंडिंग होनी है, तो इस कार्यक्रम को जो है वो भव्य बनाने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्राउंडिंग सेरेमनी को पहली बार जो है वो सरकार भव्य तरीके से जो है वो बनाने जा रही है। और अगर ग्राउंडिंग की बात करें तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो 40,000 करोड़ के जो है वो ग्राउंडिंग आज होनी है। उद्योगों की बात करें तो उद्योग में 34,000 करोड़ के लगभग ग्राउंडिंग होनी, इससे ज़्यादा की होनी है। आवास विकास के तहत 10,055 करोड़ की ग्राउंडिंग होनी है। पर्यटन विभाग के तहत 135 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग होनी है। उच्च शिक्षा के तहत 51,016 करोड़ की ग्राउंडिंग होनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्राउंडिंग सेरेमनी जो है उसको सरकार जो है वो यादगार बनाने जा रही है ताकि आम जनता तक भी ये मैसेज जाए कि धामी सरकार जो काम करती है वो धरातल पर भी दिखाई देता है। और उसी का आज ये नतीजा है कि सरकार ने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है। तमाम उद्योगपति भी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और पूरी सरकार जो है वो यहाँ पर आज मौजूद रहने वाली है। और अगर बिल्कुल मनीष, अब देखना होगा जब ये कार्यक्रम होगा तो इससे कितना निवेश जो है उत्तराखंड को मिलता है और किस तरह से ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए लाभान्वित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वह उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने जमीन घोटाले के एक बड़े मामले में देहरादून की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट हरक सिंह रावत, पत्नी दीप्ति रावत और उनके सहयोगी के खिलाफ दाखिल की गई है। ये मामला देहरादून के सहसपुर इलाके में जमीन की धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी थी। तो वहीं ईडी ने बताया कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद सुशीला रानी ने 2 पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करवाई, जिनके जरिए जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराई गई। बाद में ये जमीन वीरेंद्र सिंह कंडारी के जो है बेहद कम कीमत पर दीप्ति रावत और लक्ष्मी राणा को बेच दी। उस समय सरकारी रेट से जो भी है ये काफी कम थी और इसी को लेकर अब ईडी जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में हरक सिंह रावत पर कार्रवाई की है। बता दें आपको, पूर्व मंत्री के सहयोगियों पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है, जहां पर जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। उनकी पत्नी दीप्ति रावत पर भी ईडी का ये एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि सरकारी रेट से कम दाम में उस जमीन को खरीदा गया, पावर ऑफ अटॉर्नी नाम करवाकर। चलिए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी की कार्रवाई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि उनके और उनके पत्नी के खिलाफ ईडी ने जमीन घोटाले को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। क्या कुछ ये मामला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह पर यह कार्रवाई हुई है, उसके तहत लग रहा है कि हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें वो आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी की इस तरीके की यह कार्रवाई जो बताती है वो ये बताती है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत से लगातार पूछताछें ईडी कर रही थी, तो अब जिस तरीके से जो ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है, तो उससे हरक सिंह रावत के साथ साथ उनके जो करीबी हैं, उनकी पत्नी भी है, हो सकता है उनकी भी जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो हरक सिंह रावत पर के साथ साथ जो उनके करीबी हैं, अपूर्ण संपत्ति की जांच जो है वो एजेंसियों के द्वारा की जा रही थी। और सहसपुर में जहां पर ये जमीन को लेकर जो है ये जांच की गई थी, वहां पर जो ये जमीन खरीदने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जो है सामने आया है और कई बार जो है इस जमीन की जांच भी जो है वो हुई है। तो सीधे तरीके से देखें तो सियासी कद जिस तरीके से हरक सिंह रावत का है, और जब से वो
भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से वो लगातार सरकार को, धार्मिक सरकार को असर करने का काम कर रहे थे, दबाव डालने का काम कुछ समय कर रहे थे टिकटॉक की मांगने को लेकर, तो उसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी और पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया था। मंत्री पद से बर्खास्त हुए हरक सिंह रावत को किया गया। उस दिन से हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, उससे हरक सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब 1 बजे जो है वो हरक सिंह रावत आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं, तो अपना पक्ष भी जो है वो हरक सिंह रावत अब मीडिया के सामने आज रखने वाले हैं। जी मनीष, उनकी पत्नी दीप्ति रावत पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी रेट से भी कम रेट पर जमीन खरीदी और ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी के नाम से कराकर खरीदी गई। तो इस मामले में हम कहें कि ज्यादा मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये रेट जो है वो सरकारी रेट से भी सस्ता था। तो सवाल उठते हैं कि आखिर ये संभव कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल इसी की जांच चल रही है क्योंकि हरक सिंह रावत पर जो जमीन वहां पर उन्होंने ली है, ये भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने वहां पर कुछ जमीन पर जो है वो कब्जा भी किया। तो इस तरीके से देखें तो सीधे तरीके से देखें तो हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जब ईडी ने जिस तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया है तो उसमें भी ये चीजें ईडी ने साफ तौर से की कि जमीन के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसे जो बाजार दर होती है, जो सर्किल रेट तय होते हैं, उससे कम दर पर इसे खरीदा गया था और ये साठ-गांठ के तहत ही हुआ है। आपस में जिस तरीके से हरक सिंह रावत और हरक सिंह रावत के करीबी इसमें शामिल है, तो अभी और चीज इसकी जांच इसमें होनी बाकी है और अब हरक सिंह रावत क्या कुछ जो है अपना पक्ष रखते हैं उस पर भी आज सभी की नजर है। जी मनीष, एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल की गई है हरक सिंह रावत के ऊपर। उस चार्जशीट में क्या कुछ बयान किया गया, क्या कुछ उसमें लिखा गया है, कुछ उसकी जानकारी? देखिए, चार्जशीट में यही चीजें लिखी गई हैं कि जो ये जमीन खरीदी गई थी ये सर्किल रेट से कम खरीदी गई थी और आपस में जिस तरीके से एनजीओ बनाया गया वहां पर उस एनजीओ को का भी जिक्र किया गया है। तो हरक सिंह रावत की पत्नी और हरक सिंह रावत के जो करीबी हैं उनके नाम और एनजीओ का जो नाम है उसको लेकर जो है आरोप पत्र दाखिल हुआ है। तो आरोप पत्र में ये चीजें साफ है कि इसे सर्किल रेट से कम खरीदा गया था, यानी कि बाजार जो भाव था उससे कम दरों पर जो है ये जमीन खरीदी गई थी। कितनी ये जमीन है, क्या कुछ वास्तव में हरक सिंह रावत ने यहाँ पर जमीन का कुछ कब्जाई भी थी, इसके अतिरिक्त तो इन चीजों की भी जो है वो विस्तार से अब जांच होगी। और कई बार हरक सिंह रावत की जमीन की जांच होगी क्योंकि जब 2016 में हरक सिंह रावत ने बगावत की थी हरीश रावत सरकार से, तब हरीश रावत सरकार ने भी इस जमीन की जांच कराई थी और हरक सिंह रावत का लगातार यही कहते आए हैं कि वो पाक साफ है, कोई भी जांच हो जाए वो उससे पाक साफ निकलेंगे। लेकिन अब ईडी ने जिस तरीके से आरोप पत्र इस जमीन को लेकर दाखिल किया है, उस आरोपों से कैसे हरक सिंह रावत बाहर आएंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है। आरोप उन पर है जमीन से जुड़े हुए घोटाले का कि उनके और उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी रेट से भी कम रेट पर एक जमीन खरीदी जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी पहले कराई गई। उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की टीम ने नकली दवा कंपनी के मालिक दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ आरोपी नकली दवा कंपनी के मालिक की तलाश में कई दिनों से लगी है। तो वहीं एसटीएफ ने 1 जून को इस बीच सेलाकोई क्षेत्र में छापा मारकर ब्रांडेड दवाई कंपनियों के 658 और शराब कंपनियों के 386 फर्जी रैपर, स्टिकर और क्यूआर कोड बरामद किए थे। इन नकली दवाइयों की बाहरी राज्यों में सप्लाई होती थी। वहीं इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें ये सेलाकोई में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी नकली दवाइयां मार्केट में बनाकर बेची जा रही थी। इस संबंध में 3 अरेस्टिंग्स पहले से हो रखी हैं और इसमें जो मेन एक्यूज था नवीन बंसल उर्फ अक्षय, इस पूछताछ में इसने एक फैक्ट्री का नाम बताया था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताया था, डॉक्टर मित्तल्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से इसको 1,42,00,000 के आसपास तो कैप्सूल्स और 1,42,00,000 टैबलेट्स और 2 लाख कैप्सूल्स जो हैं ये नकली दवाइयों के, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ये बनाकर ये भिवाड़ी राजस्थान भेजे गए और जो कि फिर एक स्टॉकिस्ट है पंचकुला के थ्रू मार्केट में इनको सर्कुलेट किया गया।
जो देवी दयाल गुप्ता है इस कंपनी का मालिक, इसको आज अरेस्ट कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। वह धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा के नेटवर्क की परछाई अब देहरादून तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस की ओर से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित टीम ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडीज की निगरानी शुरू की। इसी दौरान रानी पोखरी से एक युवती की प्रोफाइल सामने आई, जिसकी कड़ी निगरानी आगरा में दर्ज एक पुराने केस से जुड़े हुए आरोपी से मिली है और उन्होंने ये कहा कि युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो गिरोह का मामला सामने आया है। क्योंकि ये गोपनीय इनपुट कल शेयर कर दिया गया था, इसके आधार पर एसटीएफ और देहरादून पुलिस के द्वारा ऐसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसके आधार पर कुछ फेक आईडीज़ को हमने चिन्हित किया था। उस आईडीज़ को जब हमने ट्रैक डाउन किया तो उसमें जो है 5 नाम इसमें आए थे, 2 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली और एक गोवा की युवती का नाम आ रहा था। और जब इसमें पूछताछ जो युवती से जो रानी पोखरी क्षेत्र की निवासी, उससे जब विस्तृत काउंसलिंग और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ महीनों से उसको धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रलोभन देकर, दबाव में लेकर अलग अलग आईडीज़ और उसके द्वारा जो है प्रेरित किया जा रहा था। और जब इसके संबंध में उनके पेरेंट्स से बात की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कुछ माह से ये काफ़ी परेशान थी और विभिन्न तरह से अपने फ़ोन को छुपाकर वार्ता करना, ऐसा बात आ रही थी। और उनके द्वारा बताया गया कि जब उन्होंने जानकारी करी तो उसको लगा कि ये धर्मांतरण की ओर आकर्षित होकर ये जा रही है। क्योंकि समस्त प्रकरण एक प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर हैं उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर, प्रेरित करके, इन्फ्लुएंस करके, प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कावड़ मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैरागी कैंप में पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पार्किंग में खड़े वाहनों की ड्रोन के जरिए स्थिति का आकलन करते हुए निर्देश दिए कि रोड पर वाहन खड़े ना हो, वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्किंग कराया जाए ताकि वाहनों की निकासी में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और पार्किंग में वाहन ना फंसे। इसके अलावा उन्होंने अस्थायी तौर पर लगाई गई दुकानों पर भी रेट लिस्ट जो है वो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वह हरिद्वार में डाक कावड़ का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद कावड़ मेले में डाक कावड़ के वाहन पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल उठाकर अपने अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। डाक कावड़ के दौरान इतनी भीड़ एक दिन में आती है जितनी संख्या अभी तक पहुंची है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और उन्होंने ये भी बताया कि सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, अब जो नया फेज शुरू हो रहा है कावड़ यात्रा का वो मोस्टली डाक कावड़ का है। उसमें अभी हम सुबह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो हाईवेज हैं हमारे मेन, जो हम जैसे नगला इमरती से जो डाइवर्ट करके बैरागी में पार्किंग में ला रहे हैं गाड़ियों को, तो काफी भारी संख्या में वहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं। कुछ जगह जाम की स्थिति भी हुई थी जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैदल कावड़ यात्री भी हमारे लगातार कावड़ पट्टी से जा रहे हैं। तो अभी डबल चैलेंज है पैदल कावड़ यात्रियों का भी और जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसा आपने कहा कि अभी तक जैसे हम करीबन 1.5 करोड़ कावड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं, तो प्रतिदिन अब काफी भारी संख्या में गाड़ी और गाड़ियों का भी आवागमन होगा। और जो फिर ये जल लेकर डाक कावड़ जो जाएंगे उससे भी हमारा जो ट्रैफिक है हाईवे उस पर लोड बढ़ेगा। कावड़ मेला अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है, जिसके चलते भारी संख्या में बड़े और छोटे वाहन डाक कावड़ के रूप में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने राज्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं ऐसे में यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर रही है। बैरागी कैंप में बनाई गई पार्किंग भी डाक कावड़ के वाहनों से भर चुकी है। सड़क पर खड़े वाहनों को सड़क से हटकर व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके। बता दें कि कावड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था डाक कावड़ के समय संभाल पाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। फिलहाल अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन जैसे जैसे डाक कावड़ और बढ़ेगी वैसे वैसे ये चुनौती भी बढ़ती रहेगी।